नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वजनिक विशेषण? तो सार्वजनिक विशेषण कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर संख्या की बात नहीं की गई है, इसलिए संख्यावाचक भी नहीं होगा, और गुणों की भी बात नहीं की गई है, गुणवाचक भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण उपयोग किया जाता है। इसके दो भेद होते हैं, पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ये ध्यान रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, अमृत और विष कृत के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नरेश मेहता को, शमशेर बहादुर सिंह को, धर्मवीर भारती को, अमृतलाल नागर को। तो अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि अमृत और विष के लिए प्राप्त हुआ है, और ये 1967 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये ध्यान रखेंगे। वर्ष 2022 का पूछे तो वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, इनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है, सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? 77, 87, 17 या सतसई? तो सप्तशती जो कि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा सतसई। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न यानी कि अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार? तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है जैसे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुंडागर्दी करना, गलत ढंग से कमाई करना, बहुत कंजूस होना या चर्म रोग हो जाना? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कंजूस होना। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही उगम इनमें से कौन सा है? अवधी ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही बघेली ये भी नहीं है। छत्तीसगढ़ी गढ़वाली ये भी नहीं है। अवधी और छत्तीसगढ़ी ये दो बोलियां जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जिनमें अवधी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, बघेली है, बघेली भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और बिहारी भाषा जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन डी है। अगला, 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काम में मन नहीं लगना, ज़्यादा समय में कम काम करना या ज़्यादा समय में थोड़ी ही दूर जाना, चलने में कमजोरी महसूस करना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ हो जाएगा कि ज़्यादा समय में कम काम करना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? मनोहर जोशी, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, रमेश कुंतल, मेघ। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इनकी रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अंधेरे में, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और चांद का मुंह टेढ़ा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन सी है। अगला, पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? तो पक्षी उड़ रहे हैं यानी कि क्रिया अभी चल रही है, तो अपूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी उड़ रहे हैं इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया अभी वर्तमान काल में हो रही है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? 1 कर्म है, 3 कर्म है, 2 कर्म है या फिर 5 कर्म है? तो मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में 2 कर्म हैं जो हैं लड़के एवं वेद।
तो लड़का यहाँ पर कर्म है और वेद, ये दो इस वाक्य में कर्म है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में कर्मवाच्य हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। क्रिया का वह रूपांतर कर्मवाच्य कहलाता है जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर जातिवाचक है? तो घड़ी शब्द जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में या फिर अवधी में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ने परसर्ग किस बोली में लगाया जाता है? तो ये राजस्थानी में लगाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। और खड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ है? तो खड़ी बोली का विकास जो कि शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। और खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला है, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिक है, अधि है, अय है या फिर आ है? तो अधिष्ठाता में शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ठीक है। इसके अन्य शब्द, अगर अधि उपसर्ग के अन्य शब्द देखें तो इनमें अधिपत्य शब्द है जो कि अधि उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है। अधिकार शब्द है, अधि उपसर्ग से बना हुआ है। अधिकरण शब्द है जो कि अधि उपसर्ग से बना हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर स्वयं यानी कि खुद की, अपने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग खुद के लिए किया जाता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि आप, अपने, आप, स्वयं आदि, ठीक है। नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है? तो नीलकंठ का अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भगवान, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। अगला है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो योजक चिन्ह ये है जो कि कौन सा में प्रयोग किया गया है? शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। तो इनमें से योजक चिन्ह का सही प्रयोग जो कि ऑप्शन नंबर ए में हुआ है। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह या 7 नदियों का समूह? तो सप्त सिंधु का समास विग्रह जो कि हो जाएगा 7 नदियों का समूह। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, परोपकारी या फिर धर्मज्ञ? तो उपकार को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। और उपकार को ना मानने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृतघ्न, ठीक है। और धर्म को मानने वाला तो धर्मज्ञ, इसके लिए एक शब्द होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। तो कनक का इनमें से क्या अर्थ हो जाएगा? तो कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरा क्या अर्थ होता है? तो दूसरा अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पर सोना दिया गया है, तो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए कि बोतल में दूध बचा है। तो में यहाँ पर किसकी विभक्ति है? संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है या फिर कर्म कारक है? तो यहाँ पर अधिकरण कारक है, क्योंकि बोतल में दूध बचा है, अधिकरण कारक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है और इसकी विभक्ति होती है में या पर। ये दो इसकी विभक्ति होती हैं अधिकरण कारक की, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट आना सामान्य भविष्यत काल। मैं आ गई है, मैं आएगी, मैं आके गई या मैं आके चली गई। तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ये सामान्य भविष्यत काल में हो जाएगा। ठीक है, कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ये वाक्य सामान्य भविष्यत काल का होगा। करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। अगला, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? प्रखर, क्षीण, मंद या फिर तीव्र? तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द इनमें से हो जाएगा मंद। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल बहुत ऊंची है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य दीवार होता है, ना कि दीवाल होता है। तो दीवाल वाले तो वैसे भी गलत हो जाएंगे। और क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार, यहाँ पर दीवार लिखा है लेकिन शुद्ध शब्द दीवार होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है वहाँ पर उसे क्या कहते हैं? क्रिया, वचन, लिंग या कारक? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है उसे ही लिंग कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? मारुति, किसान, हुतासन या फिर आदित्य? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से आदित्य है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतः प्लस एव, अति प्लस एव, अत प्लस एव या अति प्लस एव? तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद होगा अतः प्लस एव। ठीक है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला, वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक नहीं होगा, स्थान की बात नहीं की गई है, परिमाण मात्रा या नाप की बात नहीं की गई है, आज यानी कि काल समय की बात की गई है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तमाशा करना, मनुष्य जीवन नश्वर है, अनुभवहीन होना या मनुष्य पानी पसंद करता है? तो आदमी पानी का बुलबुला है, इसका अर्थ हो जाएगा कि मनुष्य जीवन नश्वर है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला, धर्म में आस्था रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? धर्मशाला, भक्त, धर्मात्मा या फिर धारक? तो धर्म में आस्था रखने वाले को धर्मात्मा कहा जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, धर्म में आस्था रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा धर्मात्मा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनकी अन्य रचनाएं जिनमें गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि हैं। ये ध्यान रखेंगे, रंगभूमि और कर्मभूमि। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नवीन ईन प्रत्यय है, वीन प्रत्यय है, नौ तो नहीं होगा क्योंकि ये पहले जुड़ा है शब्द के, या ना होगा। तो नवीन शब्द में जो प्रत्यय प्रयोग किया गया है वो ईन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इसमें मूल शब्द है नव और इसमें ईन प्रत्यय जोड़कर शब्द बन गया है नवीन। ठीक है, क्या आप तैरना जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, विधानवाचक है
यह निषेधवाचक है। तो निषेधवाचक नहीं होगा, बात को नकारा नहीं गया, संकेत भी नहीं दिया गया है, विधानवाचक भी नहीं हो। क्या आप तैरना जानते हैं, यानी कि पूछा जा रहा है प्रश्न, तो इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। एमेलगमेशन का हिंदी अर्थ क्या होता? तो एमेलगमेशन का हिंदी अर्थ हो जाएगा, जो कि हो जाएगा समामेलन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। और संशोधन का अंग्रेजी क्या होता है? तो संशोधन का अंग्रेजी होता है अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट ये संशोधन का इंग्लिश होता है। और परिशोधन का इंग्लिश क्या होता है? तो परिशोधन परिबोधन होता है, ना कि परिशोधन होता है। तो परिबोधन का अंग्रेजी हो जाएगा एमोर्टाइजेशन। ठीक है, और असेंबली जो कि सम्मेलन होगा, असेंबली ये सम्मेलन की अंग्रेजी हो जाएगी। आगे अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है कि उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दरिद्र अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। तो इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, अक्षय निधि का अर्थ कौन सा होगा? किसी का नाम, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति, या बिना क्षय रोग या रोग रहित निधि। तो अक्षय निधि का अर्थ हो जाएगा कि कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। करेक्ट ऑप्शन बी है। परमुखापेक्षिता से क्या तात्पर्य है या अर्थ क्या है? दूसरों से आशा रखना, पराया सुख की अपेक्षा करना, ईश्वर का सुख या पराया सुख अच्छा लगना। तो परमुखापेक्षिता का अर्थ है कि दूसरे से आशा रखना। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो हिंदी, सेवा और भाषा ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयोग जो कि पुल्लिंग शब्द है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।